दोस्तों, प्यार उस दो धारी तलवार की तरह होता है। जो उस धार पर चले उसे भी जख्म मिलता है और जो ना चले उसे भी। सुनने में तो यह भी आया है कि जख्मी नागिन, जख्मी शेरनी और प्यार में चोट खाई हुई औरत आज नहीं तो कल अपना इंतकाम ज़रूर लेती है। हमारी आज की कहानी इसी बेस पे है। यह कहानी ऐसे लड़की की है जिसके अंदर एक जिन रहता है। जिन उसके शरीर के अंदर कब और कैसे दाखिल हुआ, ये एक पहेली बनकर रह गई है। सुनने में यह भी आया है कि जिस लड़की के अंदर ये जिन रहता है वो आज भी उतनी ही सुंदर और जवान दिखती है जितनी वो 25 साल पहले दिखती थी। जो लोग उसे 25 साल पहले जानते हैं, उन्हीं लोगों से हमें इस बात का पता चला कि उसके अंदर किसी जिन का साया है। और यकीनन उसी साये ने उस लड़की को आज तक सुंदर और जवान बना के रखा है। जिन दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। जिनके साथ अच्छे जिन होते हैं, समझो उनकी तो निकल ही पड़ी। पर हाँ, कोई उनको डबल क्रॉस करने की कोशिश भी करे तो समझ लेना उस इंसान की कोई खैर नहीं। मैं आपसे सभी से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उस जिन को वास्तव में देखा भी है और महसूस भी किया है। ये कहानी उस लड़की की है जिसका 25 साल पहले नाम सायरा था। जिस तरह कैलेंडर के पन्ने हर महीने बदलते रहते हैं, उसी तरह वो कभी सायरा, कभी शब्बू, कभी किरण, और वो आज 25 साल बाद सरिता के नाम से जानी जाती है। एक लड़की जिस तरह काम पे जाते हुए अपने लिबास बदलती है, उसी तरह सरिता लिबास की तरह बॉयफ्रेंड बदलती रहती है। आज की ये पीढ़ी शायद जिन बिन को नहीं मानेगी, पर मेरी ये कहानी सुनने के बाद उन्हें इस बात का यकीन तो ज़रूर हो जाएगा कि कुछ दाग ऐसे भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते, पर उनके होने का एहसास हमें बार बार होता है। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं छूकर मेरे दिल को के अगले भाग को, जिस कहानी का नाम है गुमनाम है कोई। सरिता सेलो कंपनी में एक एम्प्लॉयज़ की हैसियत से उसी ऑफिस में काम कर रही है। जिस दिन से वो इस कंपनी में ज्वाइन हुई है, उसी दिन से ये कंपनी धीरे धीरे कामयाबी के शिखर तक पहुंची। इसका सारा श्रेय खुद कंपनी के मालिक सरिता को ही देते हैं। आज सरिता उनके लिए किसी लक्ष्य से कम नहीं है। उन्हें सरिता की निजी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता है, पर उन्होंने कभी भी उसकी निजी ज़िंदगी में दखलअंदाजी नहीं की, क्योंकि उन्हें सिर्फ आम से मतलब है, उसकी गुठली से नहीं। पर हाँ, एक बात ऐसी है जो उस ऑफिस में काम करने वाले लोगों को आज भी हैरान कर देती है। वो है सरिता एक हिंदू लड़की होने के बावजूद भी उसका रहना सहना किसी मुसलमान लड़की से ज़रा भी कम नहीं है। लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करने का उसमें एक अलग ही जादू है। उसका जब जिस पर दिल आ जाए, फिर चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, वो अपने हुस्न के जलवे से उस इंसान को अपना गुलाम बना ही लेती है। ऐसा ही कुछ उस ऑफिस में हुआ। रिजवान नाम का एक शादीशुदा बाल बच्चे वाला नेक इंसान उसी ऑफिस में एम्प्लॉयज़ की जगह ज्वाइन होता है। सरिता उसके व्यवहार से उसकी ओर आकर्षित होती है। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदलती है। आज उन दोनों के प्यार के चर्चे इस सेलो कंपनी में मशहूर है। पर कहते हैं ना, हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ऐसा इन दोनों के प्यार की कहानी में भी एक ट्विस्ट आता है। अचानक जयेश नाम का एक शादीशुदा युवक उन दोनों के बीच में उसी ऑफिस में एक एम्प्लॉयज़ के हैसियत में काम करने आता है। सरिता को वो भी अच्छा लगने लगता है। सरिता उसे भी अपने हुस्न के जलवे से अपना गुलाम बना ही लेती है। जयेश सरिता के प्यार में इतना दीवाना हो जाता है कि वो उसके लिए अपनी बीवी बच्चे को भी छोड़ने के लिए तैयार होता है। पर सरिता तो सिर्फ रिजवान को चाहती है, जयेश से तो सिर्फ एक जिस्मानी रिश्ता रखना चाहती है। जब जयेश को इस बात का पता चलता है कि उसके प्यार के रास्ते का कांटा रिजवान है, तो वो अपने और सरिता के जिस्मानी रिश्तों का एक वीडियो छुपा के निकालता है और वो वीडियो वो रिजवान को दिखाता है। रिजवान वो वीडियो देखकर आग बबूला होता है। वो उसी दिन सरिता से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है। मेरे
और रिजवान के अलगाव की वजह सिर्फ जयेश है। जब इस बात का पता सरिता को हो जाता है तब उसी समय उसके अंदर के जिन को गुस्सा आ जाता है। वो जयेश का एक एक्सीडेंट करवा देती है। दूसरे दिन रिजवान जयेश को मिलने अस्पताल आता है। उसके इस हालत पर रिजवान उसे ताना मारते हुए कहता है, तुमने उसके साथ गलत किया जिसकी वजह से उसने तुम्हें इस तरह की सज़ा दी। इस पर जयेश रिजवान से कहता है, उसे पता है कि मैं उससे अब भी दिल से प्यार करता हूँ। वो सिर्फ मुझे ही मिल जाए इसलिए मैंने सब किया। शायद इसीलिए तो उसने सिर्फ मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट करवाया, पर तुझे तो वो मुझसे भी बड़ी सज़ा देगी जो तू कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू उससे दिल से प्यार नहीं करता, क्योंकि तू भी औरों की तरह उसका इस्तेमाल करके छोड़ने वाले इंसानों में से एक है। इस पर रिजवान मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर एक चोर दूसरे चोर की मन की बात समझ ही लेता है। तुम ठीक कह रहे हो। अरे मैं क्या, इस दुनिया का कोई भी इंसान ऐसी औरत से कभी भी प्यार नहीं कर सकता जिसका चरित्र गंदा हो। मैं तो बस मौके की ताक में था, कब मौका मिले और कब मैं उसके प्यार के आखिरी चरम तक पहुंचूं। इस वक्त रिजवान सरिता के चरित्र के बारे में अनाप शनाप बोले ही जा रहा था, पर उसे ये नहीं पता है कि उसकी ये सारी बातें इस वक्त सरिता उस वार्ड के दरवाजे के पास खड़ी होकर सुन रही है। ये सारी बातें सुनकर उसके आंखों से पानी बहने लगता है। वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। एक हफ्ते के बाद सरिता जयेश की तबीयत के बारे में पूछने उसके घर आती है। इस वक्त उसके घर उसकी पत्नी और उसका 8 साल का बेटा सरिता को अपने घर आते हुए देखते हैं। आज शायद तुम्हारी वजह से ही मुझे इस बात का पता चल गया है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होता। सरिता जयेश के करीब जाती है और उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फिराते हुए उससे कहती है, चाहती तो मैं तुम्हें जान से भी मार सकती थी, पर मैं जानती हूँ तुम मुझे अब भी बहुत प्यार करते हो और मेरे खातिर अपनी बीवी बच्चों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। शायद आज के बाद हम फिर कभी ना मिले। उस दिन के बाद वो सैलो कंपनी में कभी भी किसी को कभी नज़र नहीं आई। आज इस बात को पूरे 18 साल हो चुके हैं। एक ज़माने में मेरी और रिजवान की कभी नहीं बनती थी, पर आज हम अच्छे दोस्त हैं। अक्सर हम दोनों की मोबाइल से सरिता के अचानक गायब होने की बातें होती रहती। वो हमेशा मोबाइल से मुझसे ही बातें करते रहता, साले तुमने उसके साथ गलत किया इसलिए तो उसने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया। आखिर उसने तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हें दे ही दी। मैं भी उससे हर बार यही कहता, देखना एक दिन वो भी तुझे तेरी बेवफाई की सज़ा तुझे ज़रूर देगी, क्योंकि ज़ख्मी नागिन, ज़ख्मी शेरनी और प्यार में चोट खाई हुई औरत अपना इंतकाम लेने ज़रूर आती है। इस पर रिजवान हमेशा मुझसे यही कहता कि वो मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। एक दिन अचानक रिजवान का फ़ोन जयेश को आता है कि उसका इकलौता बेटा रहमान, जो इस वक्त दुबई में नौकरी कर रहा है, वो वही रहने वाली उसी की मालिक की इकलौती लड़की से निकाह कर लेता है और वो कल अपनी बेगम सगीना को लेकर मुंबई आ रहा है। 2 दिन बाद रिजवान अपने इकलौते बेटे रहमान के निकाह की एक ज़ोरदार रिसेप्शन की पार्टी अपने रिश्तेदार और अपने करीबी दोस्तों को देता है। आज उसने जयेश और उसके परिवार को भी इनवाइट किया है। सभी आए हुए मेहमानों के मुंह से रिजवान और जयेश को यही बातें सुनाई देती है कि वाकई रिजवान के बेटे रहमान ने दुबई से चांद जैसी दुल्हन को लेकर आया है। सभी आए हुए मेहमानों की यह बातें सुनकर रिजवान और जयेश को भी रहा नहीं जाता। सभी मेहमानों के जाने के बाद रिजवान जयेश के साथ अपनी बहू का चेहरा देखने उसके कमरे में जाता है। इस वक्त उस कमरे में रिजवान का सारा परिवार मौजूद है। जब रिजवान की बेगम अपनी बहू के चेहरे पर का घूंघट उठाती है, जैसे ही रिजवान अपने बहू का चेहरा देखता है, वो देखकर उसे एक मेजर अटैक आ जाता है। जयेश भी रिजवान की बहू का चेहरा देखने के बाद उसके भी पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि 18 साल पहले की सरिता ही है, जो आज 18 साल के बाद
रिजवान के बहू के रूप में सगीना के नाम से लौट कर आई है। घर आते ही जयेश इसी बात पर सोचते रहता है कि उसे पता था कि सरिता रिजवान के ज़िंदगी में फिर से लौट कर आएगी और वो उसके उस बेवफाई का बदला भी ज़रूर लेगी, पर वो इस तरह अपना बदला लेगी ऐसा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस अटैक की वजह से आज रिजवान का आधा शरीर पैरालाइज में गया है। दूसरे दिन रिजवान की बहू सगीना यानी सरिता अधमरा रिजवान के कमरे में दूध का ग्लास लेकर आती है। इस वक्त रिजवान बेड पर पड़ा हुआ है। वो उसके करीब जाती है और उसके गाल पर प्यार से हाथ फिराते हुए उसके अंदर की जीन उससे कहता है, क्या कहा था उस दिन तुमने कि मुझ जैसी चरित्रहीन औरत से इस दुनिया का कोई भी इंसान कभी भी प्यार नहीं करेगा। चाहती तो उसी दिन तुम्हारा काम मैं तमाम कर सकती थी, पर मैं तुम्हें ऐसी सज़ा देना चाहती थी जो तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर हो। इसीलिए मैंने 18 साल का इंतज़ार किया। जो तुमने 18 साल पहले मेरे साथ नहीं ना किया, वही आज के बाद रोज़ तुम्हारा बेटा मेरे साथ करेगा। जो आज हालत मैंने तुम्हारी की है ना, वही हालत कल तुम्हारे बेटे की भी होगी और यही मेरा इंतकाम होगा। क्योंकि तुमने मेरे सच्चे प्यार का मजाक उड़ाया था, उसका हर्जाना तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा ना। चलती हूँ मैं, मेरा दूल्हा मेरे कमरे में इंतज़ार कर रहा है। यह कहकर वो हंसते हुए उसके बेटे के कमरे की ओर जाती है। जाते हुए सरिता को देखकर रिजवान की आंखों से पानी बहता है। उसे जयेश ने कही हुई वो सारी बातें याद आती है। आज शायद उसे अपने गलती का एहसास हो ही जाता है कि जख्मी नागिन, जख्मी शेरनी और प्यार में चोट खाई हुई औरत अपना इंतकाम लेने ज़रूर आती है। आखिर एक दिन जयेश को रिजवान की पत्नी का फ़ोन आता है कि रिजवान और उसके बेटे की मौत हो गई है। यह बात सुनकर जयेश को भी दुख होता है। वो उन दोनों के अंतिम संस्कार के पहले उसके घर भी जाता है, पर जयेश को उस वक्त वहाँ सरिता नहीं दिखती। सुनने में यह आता है कि वो उन दोनों की मौत से पहले ही अपने वालिद के साथ दुबई लौट गई, पर मैं जान गया था कि वो सिर्फ यहाँ अपना इंतकाम लेने आई थी। 1 साल बाद एक सुनसान रास्ते से एक गाड़ी गुजर रही है। उसी रास्ते पर एक सुंदर लड़की लिफ्ट मांगते नजर आती है। वो गाड़ी चलाने वाला नौजवान उस सुंदर लड़की को देखकर गाड़ी रुकाता है। वो सुंदर लड़की उस नौजवान से लिफ्ट मांगती है। वो नौजवान उस सुंदर लड़की के कहने पर एक होटल के पास गाड़ी खड़ी करता है। गाड़ी से उतरती ही वो सुंदर लड़की उस नौजवान के करीब जाकर उसके गाल पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहती है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? वो नौजवान उस सुंदर लड़की की ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आज नहीं, किसी और दिन। वो सुंदर लड़की उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड देती है और कहती है, जब भी मन करे मुझे कॉल करना। जब वो नौजवान वहाँ से अपने घर आता है और अपने पिता से बीच सड़क पर मिली हुई उस अनजान लड़की के बारे में अपने पिताजी को बताता है, तो उसके पिताजी अपने बेटे के इस रवैया पर थोड़े आश्चर्य होते हैं और उससे कहते हैं, बेटे तुम तो मेरी तरह लड़कियों के मामले में रंगीली किस्म के इंसान हो, फिर तुमने उस लड़की का ऑफ़र क्यों ठुकरा दिया? इस पर वो लड़का अपने पिताजी से कहता है, पिताजी वो सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारे ही घर 18 साल पहले आपका जो एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त आपको देखने जो औरत हमारे घर आई थी और कल मुझसे जो लड़की मिली वो वही सरिता आंटी थी। बस फिर क्या? अपने बेटे के मुंह से सरिता का नाम सुनकर जयेश के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। अभी जो जयेश से बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि जयेश का अपना बेटा ओमकार है। ओमकार तुरंत सरिता आंटी ने दिया हुआ विजिटिंग कार्ड अपने पिताजी को देता है। जयेश उस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करता है। उसे सामने से मोबाइल के रिंगटोन पर यह गाना सुनाई देता है।
सामने वाला फ़ोन रिसीव करता है। सरिता जयेश से कहती है, कैसे हो जयेश? अक्सर हमने देखा है कि भगवान के घर में शैतान पैदा होते हैं, पर आज पहली बार ये देख भी लिया कि शैतान के घर में एक भगवान के बच्चे ने जन्म लिया। शायद ये तुम्हारा भाग्य ही था जो ऐसे औलाद को पैदा किया, जो सरिता के हुस्न के जाल में ना फंस सका। चलो, तुम्हारा बेटा तो नहीं, कोई और सही, क्योंकि तुम तो जानते हो मेरी मंजिल तो एक ही है, पर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे बार बार नए रास्तों का सहारा लेना पड़ता है। अब मैं फ़ोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। यह कहकर वो फ़ोन कट करती है। जयेश तुरंत समझ जाता है कि उस दिन अगर सरिता घर नहीं आती तो ओमकार सरिता को ना देख पाता, जिसकी वजह से आज उसके बेटे की भी वही हालत होती जो रिजवान की बेटी की हुई। जयेश अब यही सोच रहा है कि 18 साल पहले जिस लड़की के लिए वो अपने परिवार को भी छोड़ने के लिए तैयार हुआ था, वही सरिता आज 18 साल के बाद किस नाम से जानी जाती है। और तब अचानक उसके लड़की के मोबाइल से ये रिंगटोन सुनाई देती है। यह रिंगटोन सुनकर जयेश अपनी बेटी की ओर देखते ही रहता है। जिस तरह इंसान रोज़ अपना लिबास बदलता है, उसी तरह सरिता के अंदर के जिन ने भी उसका शरीर हमेशा के लिए उतार फेंक कर जयेश के बेटी के शरीर को अपनाया है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये कहानी? इस कहानी के ज़रिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि गलती से भी आप कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि आज अगर हम किसी को फंसाते हैं तो कल हमें भी कोई ज़रूर फंसाएगा। ये तो प्रकृति का नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं छूकर मेरे दिल को के अगले भाग में। तब तक सेफ रहो, सुरक्षित रहो। दोस्तों, स्टोरी ज़रा भी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़ दोस्तों।